नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत और उनकी पुस्तक के कुछ प्रमुख बिंदुओं के विषय में। तो फ्रायड का जो सिद्धांत है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्चुअल रहा। उसमें बहुत सारे विवाद भी हुए। उसका भी काफ़ी हिस्टोरिकल आपका थ्योरी है। उसको ना देख के हम इनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनके मुख्य मुख्य बिंदुओं का इनके अनुसार जो इन्होंने कहा उसका अध्ययन करने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सभ्यता व असंतोष। तो सभ्यता व असंतोष में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और सिद्धांत दिए थे। उसमें इन्होंने बताया व्यक्ति बनाम समाज का सिद्धांत। तो समाज जो है व्यक्ति पर दबाव बनाता है, मजबूर करता है अपने नियमों को, अपने जो सिद्धांत हैं उनको मानने के लिए। उसके बाद वो प्रवृत्ति दमन करता है, होती है जो मनुष्य की, वो कैसी होती है, जो उसकी सहज प्रवृत्ति है। यौन और आक्रामकता को इन्होंने सहज प्रवृत्ति भी माना है। तो यहाँ पे उसका दमन होता है। इसके बाद क्या होता है, असंतोष का स्रोत उसमें अगर देखा जाए तो जो दमन होता है, तो दमन से उसको निराशा, कुंठा और अपराध बोध की भावना उत्पन्न होती है। अब जब दमन हो जाता है उस चीज़ का, तो यहाँ पे एक सुपर ईगो की बात कही गई है। उसका अध्ययन हम अभी विस्तृत रूप से करेंगे। तो सुपर ईगो का विकास होता है। तो सुपर ईगो का विकास कैसे होता है, इन्होंने बताया अंतरीकरण से सुपर ईगो का विकास होता है। जब हम उसके नियम, समाज के, सभ्यता के नियम और जो उनके सिद्धांत हैं उसका अंतरीकरण करते हैं। इसके बाद इन्होंने बताई उसमें आक्रामकता और मृत्यु के बारे में जो उन्होंने कहा। तो आक्रामकता और मृत्यु प्रेरणा जो विरोध होता है, इसके कारण ही जो हमारी सभ्यता है इसका निर्माण होता है, इनका ऐसा कहना है। इसके बाद इन्होंने धर्म की भूमिका बताई। तो उन्होंने कहा ये सामाजिक भ्रम है, इससे हम क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को जो समाज है वो पूरा करता है और नियम पालन करने को प्रेरित करता है। इसके बाद इन्होंने रक्षा तंत्र दो प्रकार के बताए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। दो प्रकार के रक्षा तंत्र है इनका, दमन और अस्वीकरण। या तो जो हमारी भावना है उनका दमन हो जाता है। दमन मतलब क्या, एकदम दबा देना। तो मतलब क्या, वो सारी भावनाएं आपकी अचेतन मन में चली जाती हैं और कभी वो उग्र रूप से बाहर आती हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो रक्षा तंत्र है वो अस्वीकरण है, कि हम इसको सबको दर्द ना करके नहीं मानते। ये जो दमन शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन्होंने ये भी अभी आगे हम अध्ययन करेंगे कि ये दमन से होता क्या है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो दमन जब किया जाता है तो जो हमारे अंदर जो कुंठा उत्पन्न होती है, तो इससे ग्रंथि का निर्माण होता है। जो मतलब ग्रंथि अर्थात कुंठा का निर्माण होता है। तो वो हीनता ग्रंथि जो दो इन्होंने डिफाइन किए, वो पहला है आपका ऑडिपस और दूसरा है आपका इलेक्ट्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो कई बार आ चुका है। तो ये अगर किससे संबंधित है, तो ऑडिपस लड़कों में ही होता है और इलेक्ट्रा लड़कियों में होता है। इनका मानना था कि जब हमारी जो कुंठा है ये उग्र रूप लेती है, तो वो मनुष्य जो है वो आक्रामक व्यवहार करने लगता है, गलत कृत्य करने लगता है, मतलब दुष्ट आचरण करने लगता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि किस प्रकार से, उसका एग्जाम्पल भी दिया। और साथ ही साथ ये जो ग्रंथि उन्होंने बताई थी, इसका क्या था कि इसमें हीनता मतलब लड़कों में अपनी माता के प्रति और लड़कियों में अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम क्यों होता है, उसका इन्होंने अपने शब्दों में विश्लेषण किया है। इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इनका ये उनकी पुस्तक थी, इसके प्रमुख आधार ये तत्व थे। अब हम इसमें जो शब्द हैं उसको विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे और उससे इनके सिद्धांत तक जाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इनकी सभ्यता और संतोष का जो निचोड़ देखें क्या है, तो इनका जो सेंटेंस इस प्रकार रहा कि सभ्यता अपनी संरचना के लिए व्यक्ति की सहज क्रिया अर्थात यौन व आक्रामकता प्रवृत्ति का दमन करती है, ठीक है, उसके जिससे असंतोष उत्पन्न होता है तथा बेचैनी की भावना उत्पन्न होती है। और ये कुंठा दूर कैसी होती है, तो इनका बताना है कि उदात्तीकरण से ये कुंठा दूर होती है। उदात्तीकरण के लिए बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई और साथ ही साथ जो ये सुपर ईगो है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही रेयरेस्ट होता है इनका ये मानना। अब इनके सिद्धांत पे आते हैं। पहला सिद्धांत जब इनका सैद्धांतिक जो है विचारात्मक सिद्धांत है, तो इसमें ये सिद्धांत इनके मन पे आधारित है। अब जैसे कहते हैं ना कि मनोविज्ञान में शुरू में मन को माना गया था, तो देखिए यहाँ पे मन जो है वो क्या होता है। इन्होंने बताया कि जो मन मतलब हमारा जो मन है वो बर्फ की तरह होता है, और जब बर्फ पानी में होता है तो उसका कुछ भाग ऊपर और बाकी भाग नीचे होता है, लगभग 10% ऊपर रहता है, वो हमारा चेतन मन होता है, और बाकी जो 90% होता है उसमें अर्धचेतन और सबसे ज़्यादा अचेतन मन होता है। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस इन्होंने अचेतन मन पे किया। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। अगर हम चेतन मन की बात करें तो चेतना में है, हम बिल्कुल जागृत अवस्था में है, तात्कालिक जो अभी है वर्तमान में जो है चैतन्य है, जो सक्रियता है, ये हमारा चेतन मन है। ठीक है। अर्धचेतन क्या है? चेतन न चेतन न अचेतन, बीच का है, थोड़ा प्रयास करने पे ये चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं। और अचेतन क्या है? अचेतन जो हमारी दबित इच्छा है, जो दबी हुई इच्छा है, जो हमारी याद है, ऐसी जो हम भूल चुके हैं, अंदर हमारी दब गई है, जो भावना है, जो चेतन व्यवहार को प्रभावित करती है, मतलब ये डायरेक्टली इसको इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया वो जो बर्फ का हिस्सा जो नीचे सबसे ज्यादा होता है, वो उन्होंने इसको स्पेशली अचेतन को माना है। अब इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व मनुष्य का कैसे बनता है, तो व्यक्तित्व विचारात्मक व क्रियात्मक पक्ष के अंतःक्रिया से बनता है। तो विचारात्मक पक्ष हमने देखा कौन सा था, अब इसका क्रियात्मक पक्ष हम देखते हैं। क्रियात्मक पक्ष में सेम टू सेम यही 3 अवस्था कैसे है, इदम अहम पराहम। तो ये जो इदम है ये हमारा अचेतन से जुड़ा हुआ है। अहम में हम थोड़ा चेतन थोड़ा अचेतन रहते हैं, मतलब अर्धचेतन में रहते हैं, और पराहम पूर्णतः चैतन्य अवस्था हमारी होती है। यहाँ पे इदम क्या है? इदम मतलब पशुवत व्यवहार, सिर्फ मैं, अगर सिर्फ मैं की बात करें तो ये इदम होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जन्मजात होता है, पशुवत होता है, अपने आनंद पे केंद्रित होता है, जैविक होता है, तात्कालिक संतुष्टि इसमें महत्वपूर्ण होती है, अचेतन रूप से होता है, बिना नैतिकता के होता है, काम भावना भी इसमें बहुत ही मात्रा में होती है, और स्व केंद्रित होता है। तो ये आपकी इदम की क्वालिटी। कहते हैं ना जानवर हो क्या, मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपना ही देखते हो, अपना ही पेट भरते हो, क्योंकि जानवर भी ऐसे नहीं होते। कभी कभी ऐसे मनुष्य भी हमको मिल जाते हैं। जानवरों को की भी तुलना करना कभी कभी मतलब थोड़ा सा अजीब लग जाएगा, और उसी में कभी कभी ऐसे मनुष्य मिल जाते हैं जो मतलब जिनके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि हम उनसे ईश्वर की तुलना करने लगते हैं। तो यहाँ पे वो व्यवहार है जो सिर्फ मैं करता है। दूसरा है अहम। अहम मतलब ईगो। अब इसको यहाँ पे ईगो देके अहंकार से भी जोड़ सकते हैं। अहंकार में मैं भी हूँ, हाँ सब है, लेकिन हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पहले हूँ, वही चीज यहाँ भी है। इसमें वास्तविक आपका सिद्धांत है अर्धचेतन अवस्था है, जो चेतन अचेतन का संतुलन होती है। मानवतावादी भी होता है, उचित अनुचित का इनको ज्ञान होता है, लेकिन पहले स्वयं को महत्व देते हैं फिर किसी दूसरे को। तो मैं भी इसमें थोड़ा होता है, तब हम होता है, मतलब दूसरे के लिए तब होता है, मतलब इसमें आप हम रख सकते हैं, लेकिन हम में मैं श्रेष्ठ। तो यहाँ पे ये अहम का आपका सिद्धांत है। फिर आपका पराहम का सिद्धांत, अगर इसकी बात करें तो पराहम का सिद्धांत में नैतिकता सर्वोपरि, सामाजिकता सर्वोपरि, मान्यता सर्वोपरि, मूल्य सर्वोपरि, इदम के विरुद्ध बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, चेतन होता है, इसमें आंतरिक नैतिकता होती है, आदर्श अहम, अहम आदर्श, ये सिद्धांत होता है। इसमें इन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर का हमें शुक्रिया करना चाहिए कि समय समय पर सुपर ईगो वाले इंसानों को इस धरती पे भेजते हैं। ये हो गया इनका सिद्धांत। अब इसमें जो हीनता ग्रंथ की हमने बात करी, इनका इसमें एक स्वप्न विश्लेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्न विश्लेषण में फ्रायड ने क्या कहा, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस आपका अचेतन मन, उन्होंने बोला स्वप्न में अचेतन मन में होता है, तो अचेतन का शाही मार्ग इन्होंने स्वप्न विश्लेषण को बताया। छुपी इच्छा व संघर्ष प्रकट करता है हमारा स्वप्न, ये इन्होंने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद इन्होंने जो कहा इरोस और थानटोस की जो का सिद्धांत था, ये भी फ्रायड का ही सिद्धांत है। क्या कहा इन्होंने, इरोस क्या होता है, जीवन की प्रेरणा शक्ति, जिजीविषा और जो सकारात्मकता है ये हमारी इरोस है। और थानटोस मुमूर्षा मतलब मृत्यु प्रेरणा शक्ति या जो निगेटिव आपका होता है वो आपका थानटोस है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ऑडिपस इलेक्ट्रा देख लिया, इरोस थानटोस देख लिया, चेतन अचेतन अचेतन देख लिया, इदम अहम परहम देख लिया और इनकी बुक का कंक्लूजन देख लिया। यहाँ पर एक मुक्त संगति प्रविधि बात की जाती है। तो मुक्त संगति प्रविधि में जो हमारी दमित इच्छाएं हैं उसको उजागर किया जाता है, ये भी इनका इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं सबसे मतलब जो विवादित इनका सिद्धांत है। विवादित क्या मतलब इन्होंने कहा है, अब देखिए सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना सोचना है, जिसको जैसी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने कहा है तो ये ऐसे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग जो सिद्धांत देते हैं वो स्वयं पे उनके लागू नहीं होता, लेकिन हाँ उनको लगता है, वो विश्लेषण करते हैं, अवलोकन करते हैं और उनको ये फील होता है और सिद्धांत देते हैं। तो सिद्धांत पे जाएंगे हम, किसी के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे। ये सिद्धांत कभी भी पर्सनल नहीं होता है, ये हमको ध्यान देना चाहिए। जो भी किसी ने सिद्धांत दिया वो जो सिद्धांत सब पे लागू होता है, ठीक है। तो इनका ये मानना था, इनके अनुरूप जो मनोलैंगिक सिद्धांत था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जीवन इच्छा एक काम शक्ति। और इसमें एक टर्म आता है, पूछता है लिबिडो। लिबिडो क्या है, आपका प्राथमिक प्रेरक बल है, किसका, काम शक्ति का, ध्यान रखना है, काम शक्ति का प्राथमिक प्रेरक बल, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद इनका जो इनकी अवस्थाएं थी, 5 अवस्थाएं थी। इन्होंने मतलब जो नीड होती है, काम शक्ति जो होती है, वो उसको 5 भागों में बांटा। किस किस अवस्था में, जैसे शैशवा में, जैसे 0 से 2 में मौखिक रूप से आपका मतलब जो काम शक्ति है वो आपकी पूर्ति मतलब बच्चा करता है। फिर 2 से 4 वर्ष की अवस्था, 2 से 3 भी गई, तो 2 से मतलब ये गुदा अवस्था आपकी होती है, मतलब मलमूत्र त्याग से काम संतुष्टि करता है। फिर उसके बाद लैंगिक अवस्था है, इसमें आप उसको मतलब टच करके उसको मतलब प्रतिपूर्ति करता है। फिर है आपका सुसुप्ता अवस्था, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, 6 से 12 वर्ष लगभग माना जाता है इसको। इसमें क्या होता है, लिबिडो अदृश्य होता है और बच्चे मतलब खेल कूद स्कूल का ये एज होता है। और अव्यक्त रक्षात्मक युक्ति से वो काम आपका अपना मतलब प्रतिपूर्ति करते हैं जो इच्छा है, और डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता, वो मतलब सामाजिक रूप से करते रहते हैं अपना काम, लेकिन उसी में ही मतलब अव्यक्त रूप रक्षात्मक युक्ति से उनकी प्रतिपूर्ति होती रहती है। फिर लास्ट है क्या, जननांग द्वारा, जिसमें प्रारब्ध आते हैं और इसमें हार्मोनल और आपका अपोजिट जो अट्रैक्शन है जेंडर का, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सिद्धांत जो इतने सारे इम्पोर्टेंट टर्म है हमको जो ध्यान रखने हैं, तो इसमें जो आपका है आपका चेतन अचेतन अचेतन, इसको ध्यान रखना है, क्या होता है इदम अहम पराहम, इसको ध्यान रखना है हमें, क्या होता है व्यक्तित्व क्या से बनता है इनके अनुसार, ये ध्यान रखना है। ये विचारात्मक है और ये आपका क्रियात्मक सिद्धांत है, ये ध्यान रखना है। जब दमित होता है, तो जब ज़्यादा दमित होता है तो क्या होता है, हीनता ग्रंथि उत्पन्न होती है। तो हीनता ग्रंथि कौन सी है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा होती है, और जब ज़्यादा हो जाए प्रबल रूप से तो वो बहुत मतलब विकृत रूप से होने लगती है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑडिपस क्या लड़कों में और इलेक्ट्रा लड़कियों में ये कहा। इसके अलावा इन्होंने स्वप्न विश्लेषण की बात कही, जो अचेतन का शाही मार्ग है, और इससे क्या होता है छुपी इच्छा और संघर्ष को प्रकट करती है। इसके बाद मुक्त संगति की बात इन्होंने की, इरोस थानटोस की बात की, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने कहा और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप आलोचनात्मक तरीके से नहीं हमको अध्ययन करना चाहिए, समालोचनात्मक तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि मतलब कोई भी सिद्धांत आप पढ़िए तो जिसने उस सिद्धांत को दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है, न कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।